वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग आर एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज टेस्ट नंबर 2 है। हिंदी और जीएस का मैं अलग अलग करवा रही हूँ आप सभी की डिमांड पर। हिंदी की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जीएस की अलग से मिल जाएगी। तो 140 प्रश्नों को मैंने सेट में लिया हुआ है। ठीक जैसे एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इस मॉक टेस्ट को पूरी तरह ध्यान से लगाइए। आपको क्या करना है, वीडियो में क्वेश्चन देखना है, वीडियो पॉज करना है और उसके बाद आप अपने आंसर को नोट करेंगे। फिर आप चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कितना स्कोर बना। जो बच्चे न्यू हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, इस चैनल पर अभी के लिए आर के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में करवा रही हूँ। डेली दोपहर 1 बजे जीएस सेक्शन की क्लास चलती है, जिसमें आप मेरे साथ सारे सब्जेक्ट जीएस के कवर कर रहे हैं और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज आ रही है। ठीक है, तो हिंदी का और जीएस का, ठीक है, इसी तरह मैं करवाती जा रही हूँ अलग अलग, क्योंकि देखिए वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रही है और जिससे आप लोग को काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। तो आप अपना टाइम मैनेज करके उसी तरह से टेस्ट सॉल्व कीजिए। इसके साथ साथ जो बच्चे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो के फॉर्म में करा रही हूँ, और जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर अवेलेबल कराया है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि एससीएस से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यूपीपीएससी के एग्जाम्स में होते हैं, वो यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या फिर आरओ का एग्जाम हो। तो ज़्यादा सिलेक्शन आप देखेंगे वो आपको रियल प्रूफ के साथ दिखाए गए और क्वेश्चन भी आपको दिखाए गए हैं कि आपको देखेंगे तो 90% क्वेश्चन आपको एससीएस से मिल जाएंगे। तो अगर कोई स्टडी मटेरियल फॉलो ना करना पड़े, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको नंबर्स पे मिल जाएगी। कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो छोटी सी जानकारी है आपके कोर्स से रिलेटेड। अब मैं बताऊंगी आपको इस क्लास के बारे में। पहला मॉक टेस्ट हो चुका है, जिसने भी नहीं सॉल्व किया है वो उसे सॉल्व कर लेंगे और मेरे साथ ही आप सेकंड टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आपका प्रश्न पत्र आता है और सॉल्व करके आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ये क्वेश्चंस कैसे लगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी सीरीज फॉलो करते रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग और इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपको इसी में मिल जाएंगे। करेंट अफेयर हो गई आपके, जो ये जीएस में और भी जो सेक्शन हो गए, एग्रीकल्चर वगैरह, जो छोटे छोटे टॉपिक पूछे जाते हैं, सेंसस वगैरह, वो भी कवर कर लिए गए हैं। तो मेन सब्जेक्ट के साथ साथ जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, रीजनिंग वगैरह, वो भी। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और वीडियो के पहले थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, क्योंकि बीच में मैं नहीं बोलती। तो जो भी मेरी बात सुनना चाहते हैं वो पूरा वीडियो ध्यान से देख लेंगे और जो स्किप करना चाहते हैं वो डायरेक्ट टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ, मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर रिजोल्यूशन कब पास किया गया, बर्मा का और ब्रिटिश भारत से पृथक्करण कब हुआ, सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन कब हुआ। अब बताना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा करके। मैं ये नहीं कहूँगी सभी की ईयर आपको याद होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा इवेंट आपको याद होगा जो सबसे लास्ट में हुआ है। सोचिए वो क्या हो सकता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन तो पहले हो गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बाद में गए थे। मुस्लिम लीग का गठन और उसी के आसपास फिर आप देखेंगे उसी से पहले, मतलब जब फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है ठीक उसी के पास मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव भी आ जाता है। और जो बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो कब हुआ था, तो काफी समय पहले की बात है। जिस ऑप्शन में आपको 3 मिल जाए सबसे पहले, बर्मा का ब्रिटिश भारत से पृथक्करण, वही ऑप्शन है आपका। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, हमने बाकी के ऑप्शंस को हटा दिया। मैं बस सॉल्व करने की कोशिश कैसे करनी वो समझा रही हूँ। और ये भी पता होगा कि इन सभी इवेंट्स में सबसे लास्ट में क्या हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन हुआ था। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। लास्ट में क्या आएगा, 4 और 3 सबसे पहले। हमें ऑप्शन अपना मिल गया ए। मैं ईयर बता देती हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ, 1939 में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव पास हुआ था 1940 में। और बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, 1935 में। ये तो 1935 की बात है। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन कब हुआ, तो 19 कब हो गया, 1940
1941 है ये, हाँ 1941 सबसे लास्ट में, क्योंकि यही था ना। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव, बर्मा का ब्रिटिश भारत से पृथक्करण 1935 में, और सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941 में हुआ था। अब अगर इसको अरेंज करेंगे तो 3124 हो जाएगा। आपका जो आंसर है उससे मैच कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब इन लिस्ट में दिया क्या हुआ है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए हैं, ठीक है, उनके प्लेस दिए गए, उनका ईयर दिया गया है, उनसे मैच करना है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले प्लेसेस में बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है और इलाहाबाद है। यहाँ पर कौन कौन से सेशन हुए हैं वो आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए जब आईएनसी का गठन हुआ वो ईयर कौन सा था। 1885 था। पहला जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। ठीक है, पहला सेशन बम्बई में हुआ था। मैच कर लेंगे ए से 2 को। ए का 2 कहाँ दिया गया, ऑप्शन डी। लीजिए आंसर भी मिल गया। ठीक है, पहला सेशन तो याद ही होगा मुझे यहाँ तक लगता है। फिर दूसरा सेशन हुआ था कलकत्ता में 1886 में। तीसरा सेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था 1887 में। और सबसे लास्ट में जो इसमें दिया गया है इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, वहाँ पर 1888 में हुआ था। ये सेशन याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, 2, 3, 4, 1। अब जो ये थर्ड क्वेश्चन है ना, वो सभी को पता है कि ये याद करना होता है, ये सारे युद्ध पता होने चाहिए, इनकी डेट पता होनी चाहिए। उसके बावजूद भी एग्जाम तक गलती होती है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, माफ कीजिएगा इसमें सारे मैसूर वॉर नहीं दिए गए। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध है, फिर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है, फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है, नेक्स्ट है फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। तो जितने भी ये हैं पहले ही पूछे गए हैं और सबकी डेट दी गई। कभी कभी क्रोनोलॉजी में लगाने को भी आता है, इनसे मैच करेंगे। ठीक है, कोई एक भी याद है तो मैं ऐसे ही कहूंगी कि आपको मैच करना होता है। तो सबसे पहले जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो कब हुआ, 1767 टू 1769, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ए का 1 हमें कहाँ दिया गया है, हमें कुछ ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में ही दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हमें ऑप्शन सी मिल गया। कोई एक भी याद होता है तो आंसर लगभग मिल ही जाता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, 1775 टू 1782। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 टू 1846। और फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था 1824 टू 1826। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें एक कथन है, दूसरा इसका कारण है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, देख करके सही उत्तर देंगे। असर्शन दिया गया है 1652 टू 1654 के दौरान, मतलब 1652 से 1654 के दौरान अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आए और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध उन्होंने स्थापित किए थे। इसका कारण है क्योंकि पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई टापू दिया था। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्यों नहीं करता तो समझिए, 1652 और 54 के दौरान क्या हुआ था, डचों के प्रति अपनी शत्रुता के कारण अंग्रेज क्या हुए थे, भारत के पश्चिमी तट पर आ गए थे और पुर्तगालियों के साथ इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। और 1661 की बात है जब सम्राट जो चार्ल्स थे, चार्ल्स द्वितीय को उनकी पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी करने पर दहेज के रूप में क्या दे दिया गया था, मुंबई टापू दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर यह कारण नहीं बनता है कि इसकी वजह से वो पश्चिमी तट पर आए थे। वो क्यों आए थे, डचों से उनकी अपनी शत्रुता थी। तो दोनों कथन तो सही हैं, दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए वो सही है, लेकिन इसका कारण नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर हम चूज करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, हिंदू महासभा की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। देखिए कौन सा करेक्ट है। तो पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 में हुई थी, 1916 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में, 1915 में। स्वराज पार्टी कब बनी थी, तो 1923 में, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, है ना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936। इससे पहले और भी किसान सभा, अवध किसान सभा, इन सब का गठन हुआ था। तो बाकी चीज़ें हम कवर करते रहेंगे, आगे मैं बताती रहूंगी डिटेल में, लेकिन अभी यहाँ पर ईयर हमें अरेंज करने वो मैंने बता दिए हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। राइट आंसर ऑप्शन बी है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए है द आर्कटिक होम इन द वेदास, सेकंड है इंडियन विंस फ्रीडम, माफ कीजिएगा इंडिया विंस फ्रीडम, सी है अनहैप्पी इंडिया, डी है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इनको देख करके बताएंगे कौन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। अगर इस प्रश्न में देखूं तो कोई भी पुस्तक यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि द आर्कटिक होम इन द वेदास ये किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, बीजी तिलक की।
पहली हो गई। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। और इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र जी का नाम याद रखिएगा यहाँ पर। तो अब इसमें कोई भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखिए, एंग्लो नेपाल वॉर के बारे में दिया गया, जो कि 1814 टू 1816 के बीच हुआ था। इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है वो आपको बताने हैं। पहला, मार्च 1816 में संपन्न हुई सुगौली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया था। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, नेपाल को राजधानी काठमांडू को 5 वर्षों के लिए अंग्रेजों को देना पड़ा था। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब? तो 1814 से 1816 के बीच हुआ था। फिर इनके पास एक ट्रीटी होती है, ठीक है, कौन सी? सुगौली की ट्रीटी होती है। कब हुई? मार्च 1816 में हुई थी, और इससे नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध जो था वो खत्म हो गया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार वापस ले लिए थे, और नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, इसमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखे जाने की अनुमति मिली थी, ना कि इन्हें अंग्रेजों को देना पड़ा था। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक उद्घोषणा द्वारा स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी केंद्र कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए है बंताम था, ऑप्शन बी है बताविया था, ऑप्शन सी है सिरेबोन था, या फिर ऑप्शन डी है बांडुंग था। सही उत्तर देखेंगे क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बटाविया था। तो मार्च 1602 में डच संसद द्वारा एक पारित उद्घोषणा के द्वारा स्थापित किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, और इनमें जो इनका पूर्वी केंद्र था वो कहाँ पर था? बटाविया में स्थित था। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोई एक है जो इनकरेक्ट है। यहाँ पर हिस्टोरिकल मेलाज या फिर फेयर्स दिए गए हैं जो कि यूपी के हैं, और उनके प्लेसेस दिए गए हैं। शाकुंभरी देवी मेला, कैलाश मेला, ध्रुपद मेला और मुरिया मेला। देखते हैं कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं। तो शाकुंभरी देवी मेला दिया गया है सहारनपुर, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैलाश मेला कहाँ होता है? ये कैलाश मेला लगता है आगरा में, ना कि हरदोई में, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ध्रुपद मेला याद कर लीजिए, वाराणसी में होता है। और मुरिया मेला या मुरिया पुनो मेला भी दिया जाता है, गोवर्धन और मथुरा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, गोरखपुर जिले के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 4 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा कांड में लगभग कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? अब देखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ए है 21, बी है 22, सी है 23 और डी है 24। एक एक नंबर का बस फर्क करके दे दिया गया, अब इसमें पहचानना पड़ेगा आपको। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 23। ठीक है, 23 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए थे यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एक और तरीका इसे याद करने का, 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। इसमें आपको क्या करना है? 22 में बस एक प्लस कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, 23 में भी मेरी बात सुन के आपको ये याद रह जाए। 11वां क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराए गए क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने किस जिले की जेल में फांसी दी थी? गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी प्रयागराज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए ये जो काकोरी षड्यंत्र मामला है कब हुआ था? 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। किसको दी गई थी? ये था राजेंद्र लाहिड़ी को। ठीक है, तो कहाँ पर दी गई थी ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडा। इनमें से मतलब कोई भी सही उत्तर नहीं है। यहाँ पर गोंडा होता तो करेक्ट हो जाएगा। तो राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पर फांसी दी गई? गोंडा में दी गई थी 17 दिसंबर 1927 को। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए, 1902 से 1903 में पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रू फ्रेजर के अधीन पुलिस आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में की गई थी? ऑप्शन ए है मेयो, ऑप्शन बी है कर्जन, ऑप्शन सी है डफरिन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये जो फ्रेजर आयोग था वो किससे संबंधित था? पुलिस आयोग से। ठीक है, 1902 से 1903 में। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कौन था इस समय वायसराय। याद कर लीजिए, इस समय वायसराय था कर्जन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कर्जन का अगर टाइम पीरियड में बताऊं तो 1899 टू 1905। ठीक है, ये कर्जन का टाइम पीरियड है, याद रखिएगा। तो पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रू फ्रेजर के अधीन पुलिस आयोग की नियुक्ति हुई थी 1902 से 1903 के बीच। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कर्जन का कार्यकाल था। 13वां क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की शुरुआत में भारत ने पूरे विश्व में निर्मित सभी वस्तुओं की कितनी आपूर्ति की थी? 1/3, 2/3, 1/4 या फिर हाफ?
सही उत्तर हो जाएगा 1/4, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की शुरुआत में भारत ने पूरे विश्व में निर्मित सभी वस्तुओं की 1/4 आपूर्ति की और भारतीय हस्तशिल्प ने यूरोपीय व्यापार की मुख्य निर्यात वस्तुओं का गठन भी किया था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 14th क्वेश्चन देखिए, 1781 का जो संशोधन अधिनियम आया था, अमेंडमेंट एक्ट था 1781 का, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है? पहला देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक और अधिनियम पारित किया था 1781 का, ठीक है, और इसे बंदोबस्त अधिनियम या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन देखिए, दो कथन है, मतलब एक कथन है दूसरा उसका कारण है। तो इसमें असर्शन क्या है? 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसका कारण है क्योंकि यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा लागू भूमि कर में वृद्धि के खिलाफ शुरू किया गया था। कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन? पहले ध्यान से देखिए फिर उत्तर दीजिए। तो 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अब कारण क्या था? तो ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जो जातिगत भेदभाव थे, इनके खिलाफ इन्होंने ये शुरू किया था। ना कि यहाँ पर जो दिया गया है कि अंग्रेजों द्वारा भूमि कर में वृद्धि, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सही है उत्तर? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कथन तो सही है लेकिन कारण इसका बिल्कुल गलत दिया गया है। 16वां प्रश्न देखिए, यदि लोकसभा में कोई कार्य संपादित होना है तो गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? कोरम के बारे में पूछा गया है कि कोरम क्या होता है, इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो ऑप्शन ए है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, इंक्लूड करेंगे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको भी, सभी में हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इंक्लूड कर लिया है। सेकेंड ऑप्शन में है 1/8 ऑफ द टोटल मेंबर्स, सी है 1/7 ऑफ द टोटल मेंबर, ऑप्शन डी है 1/9 ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो कोरम कब होगा? कोरम की पूर्ति कब होगी? जब वहां पर 1/10वां हिस्सा सदस्य मौजूद हो, लेकिन उसमें हम पीठासीन अधिकारी को भी इंक्लूड करेंगे, तब 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। तो गण पूर्ति क्या होती है? सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होगा, अन्यथा नहीं होगा। या प्रत्येक सदन में जो पीठासीन अधिकारी है उनको जोड़ करके सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में अगर बात की जाए तो कितने मेंबर्स होते हैं? 550 होते हैं, तो इसका 10th होना चाहिए, तो 55 लोकसभा में होने चाहिए और राज्यसभा में 25 अवश्य होने चाहिए। अगर इतने हैं तो कोरम कंप्लीट है। इसमें हम पीठासीन अधिकारी को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। 17th क्वेश्चन देखिए, 1931 to 32 के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश और देशद्रोह के आरोप में 12 साल कैद की सजा सुनाई गई थी? जतेंद्र नाथ दास, सूर्यसेन, मानवेंद्र नाथ रॉय, मदन लाल ढींगरा। सही उत्तर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम एन रॉय को। तो 1931-32 के दौरान की ये बात है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश और देशद्रोह का आरोप इन पर लगाया था। एम एन रॉय को 12 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में इसको घटाकर कितना किया गया था? तो 6 साल कर दिया गया था। 18th क्वेश्चन देखिए, इतालवी व्यापारी अन्वेषक मार्को पोलो ने किस राजवंश की रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिणी भारत का दौरा किया था? रुद्रमा देवी से कई बार प्रश्न बन चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ये है कि राष्ट्रकूट वंश से थी, काकतीय, पल्लव या फिर सातवाहन। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काकतीय वंश था। तो मार्को पोलो इतालवी व्यापारी एक अन्वेषक था और काकतीय राजवंश की रानी रुद्रमा देवी थी उस समय, और समय याद कर लीजिए 1262 से 1296 के बीच का शासनकाल है, जहां पर दक्षिणी भारत का दौरा किया था इसने, मार्को पोलो ने। और रुद्रमा देवी किस वंश से थी? तो याद रखिएगा काकतीय वंश से संबंधित है। 19th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। फाइनेंस कमीशन और उनके चेयरमैन दिए गए हैं, तो मैच करेंगे। इसमें 3rd, 5th, 7th और 9th बताना है। 3rd फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो A.K. चंदा थे। 5th के महावीर त्यागी थे, ठीक है। 7वें के J.M. शेलार थे और 9th के N.K.P. साल्वे थे। राइट आंसर चूज करेंगे तो हो जाएगा 1, 3, 2, 4, ऑप्शन ए करेक्ट है। 20वां प्रश्न देखिए, गुरु अर्जुन देव किस क्रम के सिख गुरु थे? ठीक है, इसमें चौथे दिए गए हैं, 5वें, 6ठे या 7वें में से बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इनका समय याद कर लीजिए 1581 to 1606। अगर मैं इसी में एक और प्रश्न आपसे पूछ लूँ कि इस समय कौन से मुगल शासक थे गुरु अर्जुन देव के समय पर, तो देखिए इस समय थे जहांगीर।
इन्होंने अपने विद्रोही बेटे जो खुसरो था इसकी मदद करने के लिए इन्हें मार डाला था। तो ये पहले सिख गुरु हैं जिन्हें शहीद सिख के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 21st क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के अंतर्गत उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था? आपको बताना है। जो फिरोज शाह तुगलक के समय इरिगेशन टैक्स था वो कितना लिया जाता था? 1/20 पार्ट, 1/30, 1/25 या फिर 1/10 पार्ट। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ये टैक्स लगाया था सिंचाई वाला, ठीक है। तो उन करों को किसानों को देना पड़ता था। अब इसमें क्या था, कितना था ये उपज का? तो 1/10 था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 22nd क्वेश्चन देखिए, अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला शासक कौन था जिसने इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर खुलवाए थे? तो बताना है ऐसा कौन सा रूलर था, ठीक है, जो ये जो अकाल पड़ते हैं इनकी समस्या से निपटने के लिए उसने शिविर भी खुलवा दिए थे। तो देखिए इसमें सिकंदर लोदी है, इल्तुतमिश है, मोहम्मद बिन तुगलक है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सिकदारों की देखभाल के लिए असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल को नियुक्त किया था? ठीक है, कोई सिविलियन ऑफिसर अपॉइंट किया था जिसका नाम था अमीर बंगाल। शाहजहां, शेरशाह सूरी, हेमू और बहादुर शाह जफर में से बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24th क्वेश्चन देखिए, नौका झक्कड़ किस राज्य का लोकगीत है जिसे नाई समुदाय द्वारा गाया जाता है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है एमपी और ऑप्शन डी है यूपी। तो इसका सही उत्तर क्या है? यूपी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है, नाई समुदाय द्वारा गाया जाता है, नौका झाकड़ बोलते हैं इसे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 25th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1799 में पूर्वी उत्तर प्रदेश जो ईस्टर्न यूपी है इसमें अवध का नागरिक विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए शरीयतुल्लाह, ऑप्शन बी है दादू मियाँ, ऑप्शन सी वजीर अली खान और ऑप्शन डी है टीटू मीर। करेक्ट आंसर क्या चूज करेंगे? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वजीर अली खान के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू हुआ था ईस्टर्न यूपी वाले क्षेत्र में 1799 में। 26 क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो उर्दू साहित्य की कुछ प्रमुख हस्तियां दी गई हैं, कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं और उनके बर्थ प्लेसेस दिए गए हैं और ये उर्दू लिटरेचर से संबंधित हैं। हसरत मोहानी का जन्म स्थान उन्नाव दिया गया है, अब्दुल माजिद दरियाबादी का बाराबंकी दिया गया है, अली अब्बास हुसैनी का अलीगढ़ दिया गया है और मसूद हुसैन खां का फर्रुखाबाद। सही उत्तर देखते हैं इसका क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमें गलत दिया गया क्योंकि अली अब्बास हुसैनी का जन्म गाजीपुर में हुआ था, ना कि अलीगढ़ में। बाकी सारे ऑप्शंस आपको करेक्ट दिए गए हैं। 27वां प्रश्न ध्यान से देखिए, महाजनपद से रिलेटेड है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा गया है अवंती महाजनपद के बारे में, ठीक है। पहला जो इसका स्टेटमेंट है, अवंती महाजनपद आधुनिक उज्जैन क्षेत्र से मेल खाता है। सेकेंड, इसकी दो राजधानियां थी, दो कैपिटल्स थी। जो इसकी नॉर्थ रीजन में कैपिटल थी वो उज्जैन थी और जो साउथ रीजन की कैपिटल थी वो माहिष्मती थी। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, आंसर ए करेक्ट कर लीजिए। 28th क्वेश्चन देखिए, अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। कुछ फेमस पर्सनालिटीज दी गई हैं यूपी की और इनके जन्म स्थान से, बर्थ प्लेसेस से मैच करना है। सबसे पहले हरि प्रसाद चौरसिया हैं, ये बांसुरी वादक हैं, इनका जन्म स्थान है प्रयागराज। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको ये पता होगा बिरजू महाराज के बारे में, ये कथक नर्तक हैं और इनका जन्म स्थान लखनऊ है, ठीक है। बी का 1 आप देखिए आपको 2 ऑप्शन में दिया गया है, ए का 3 दिया गया होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। लच्छू महाराज कहाँ से संबंधित हैं? तो इनका जन्म स्थान है बनारस का और ये कथक नर्तक हैं। बेगम अख्तर ये ठुमरी और गजल गायिका हैं, जन्म स्थान इनका फैजाबाद का है। 3124 करेक्ट आंसर होगा। 29th क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 ईस्वी में किस राज्य पर आक्रमण कर अनहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही उत्तर देखिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुजरात पर। तो 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया था और फिर अनहिलवाड़ पर, यहाँ का जो स्थान है, इस पर क्या किया था? अपना अधिकार कर लिया था।
30वां प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के देवगढ़ में स्थित एक प्राचीन 6ठी शताब्दी का विष्णु हिंदू मंदिर है। तो आपको पता होना चाहिए दशावतार मंदिर, जाहिर सी बात है विष्णु मंदिर होगा। हिंदू भाई सभी जानते होंगे जो भी हिंदू हैं। तो आप जान लीजिए दशावतार मंदिर विष्णु हिंदू मंदिर है और ये कहाँ है, यूपी में है, यूपी के देवगढ़ में स्थित है। अभी देवगढ़ कहाँ है वो बताना है, महोबा, लखीमपुर खीरी, देवरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर स्थित है देवगढ़, ये है ललितपुर में और ये हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको ऑप्शन डी चूज कर लेंगे। 31st क्वेश्चन देखिए, विदेशी यात्री दिए गए हैं, उनसे संबंधित कंट्रीज दी गई हैं। तो इसमें इब्न बतूता, इत्सिंग, अल बालाधुरी और अफानासी निकितिन है। कौन सा इसमें से गलत दिया गया, बाकी 3 पेयर करेक्ट होंगे। इब्न बतूता मोरक्को से था, ठीक है, 14वीं शताब्दी में आया था और मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में है, करेक्ट है। इत्सिंग आया था, ये चीनी यात्री था, 7वीं शताब्दी में। अल बालाधुरी ये अरब से था, 9वीं शताब्दी में आया था। अफानासी निकितिन ये रूस से था, ना कि इटली से था, 15वीं शताब्दी में आया था और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इनका जो कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन है, ताम्रपत्र अभिलेख है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उससे रिलेटेड। पहला है, यह ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर जिले के दक्षिणी भाग सौगौरा से प्राप्त किया गया है। सेकंड है, ये जो कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन है, इसमें अकाल के दौरान जनता के लिए जो अनाज है, इसके 3 कोठार बनवाए जाने का उल्लेख भी किया गया है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके। 33rd क्वेश्चन देखिए, कहोम के मंदिर के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ललितपुर जिले में स्थित जो ये कहोम टेम्पल है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो स्कंदगुप्त के काल में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पर 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जैन तीर्थंकर हैं जिनकी मूर्ति स्थापित की गई है। सही उत्तर देखिए क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा, ना तो पहला कथन सही है ना दूसरा। तो ये जो कहोम मंदिर है, इसका पुराना नाम था कुकुब मंदिर। इसका निर्माण कब हुआ था, तो स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था। 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है, ना कि 3। तो गलत हो गया। ये स्थित कहाँ है, तो ये देवरिया में है। कहाँ है, देवरिया में, ना कि ललितपुर में, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 34th क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया की सहायता से कौन सी प्रोसेस होती है जिससे पौधों की जड़ों के लिए मिट्टी से पानी का अवशोषण करना संभव हो जाता है, मतलब जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो अब्जॉर्ब कर पाती है वाटर फ्रॉम सॉइल। श्यानता, जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, कैपिलैरिटी या केशिकत्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कैपिलैरिटी मूवमेंट होता है जिसके जरिए से क्या होता है, पानी मिट्टी से जड़ें जो है अवशोषित कर पाती हैं। देखिए जड़ों में भी कुछ सेल्स मौजूद होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो पानी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर भी निकलता है और रसारोहण के थ्रू क्या होता है, मतलब यहाँ पानी जो जड़ें हैं वो सबसे पहले एक सेल में प्रवेश करेगी, फिर दूसरी सेल में ऐसे ही करते अगली सेल में ट्रांसफर होता जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस चलती रहती है। जो जड़ें हैं केशिकाओं के माध्यम से पानी क्या होता है ऊपर बढ़ता रहता है और फिर क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। पत्तियों में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, वो स्टोमेटा स्टेम में भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर लॉस कर देते हैं जो एक्सेस अमाउंट में होता है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अब है 35वां प्रश्न। इसमें पूछा गया, बैरोमीटर की किस प्रकार की रीडिंग से पता चलेगा कि आज दिन साफ रहेगा। तो ऑप्शन ए है, जब बैरोमीटर की जो रीडिंग है इसमें सडन ड्रॉप आ जाए, या फिर बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो स्लोली फॉल करे। ऑप्शन सी क्या है, या फिर बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो ग्रेजुअली राइज करे, मतलब धीरे धीरे ऊपर बढ़े, या फिर ऑप्शन डी है कोई भी करेक्ट नहीं है। देखते हैं इन सारे ऑप्शंस को। देखिए जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाए तो इसका मतलब क्या है, आंधी आने की संभावना है। अगर बैरोमीटर का जो रीडिंग है वो धीरे धीरे नीचे गिरे, इसका मतलब क्या है, वर्षा होगी। अगर बैरोमीटर का जो रीडिंग है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, इसका मतलब क्या है, दिन साफ रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन देखिए, किस पाठ्यक्रम पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इनका जो रीडिंग है वो सेम रहेगा, ठीक है। -40 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस या फिर -100 डिग्री सेल्सियस। और काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये आपको रटना होना चाहिए। अब ऑप्शन ए करेक्ट है,
37 क्वेश्चन देखिए, जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। देखिए जो क्वेश्चन टफ है वो सबके लिए टफ होंगे, अगर वो गलत हो रहे हैं तो ठीक है, औरों के भी गलत होंगे, लेकिन जो इजी प्रश्न है वो तो किसी के गलत नहीं हो रहे ना, तो आपको वो तो तैयार ही रखने हैं, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन बी है माइक्रोवेव्स, ऑप्शन सी है विजिबल लाइट वेव्स, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं होता। तो जब जल शोधन में या जो वाटर प्यूरिफिकेशन है, इसमें हम यूवी लैंप्स का यूज़ करते हैं। जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो माइक्रोब होंगे उनको अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है तो यूवी रेज का यूज़ करेंगे, इनमें से किसी वेव का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 38th क्वेश्चन है, द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाइट गिडार पेस्ट रिलेटेड टू विच क्रॉप इज परफॉर्म्ड बाय द केमिकल कंपाउंड क्लोरपाइरीफॉस। ऑप्शन ए है मक्का, गेहूं, जौ, मूंगफली में से बताना है। सही उत्तर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ग्राउंड नट में हम वाइट गिडार पेस्ट जो होता है, इसमें इसको रिमूव करने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस का यूज़ करते हैं, एक तरह का केमिकल है, ठीक है। 39th क्वेश्चन देखिए, उन फसलों का चयन करें जो मुख्य रूप से जायद ऋतु में उगाई जाती है। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, मूंग, उड़द और लोबिया, ठीक है। काउपी, मूंग और उड़द ये जो है ये कौन सी फसल हो जाएंगी, तो ये जायद ऋतु की हो जाएंगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। बच गया क्या, अरहर। तो अरहर किसकी फसल है, अरहर हो गई खरीफ की फसल, ठीक है। सोयाबीन भी। राइट आंसर ऑप्शन ए है। 40वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, इसको रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए है एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन बी है कार्टिसोल, ऑप्शन सी है एंड्रोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एल्डोस्टेरॉन। ये एक हार्मोन सिक्रीट कर, मतलब ये एक तरह का हार्मोन है जो सिक्रीट होता है बॉडी में, और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। 41st क्वेश्चन में कुछ योजनाएं दी गई हैं और बताना उनमें से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, बाकी की 3 मैच होंगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में, ये सारी दे दी गई हैं, 2015 में जो शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू हुई 2017 में, ना कि 2015 में। 42nd क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, यहाँ पर आपको कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट दिए गए हैं, उनके ईयर से मैच करेंगे। फर्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1986 दिया गया है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1981। इनको आपस में मैच करेंगे, कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1986 में आया। सी का 1 आप देखिए कहाँ पर दिया गया है, हमें ऑप्शन बी में दिया गया, आंसर मिल गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये आया 1972 में। फिर है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु के लिए एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट जो आया था वो एयर के लिए आया था 1981 में। 2413 इज द राइट आंसर। 43rd क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास यादो बूदे गालिब ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। ख्वाजा अहमद फारूकी द्वारा, मिर्जा गालिब, मोहम्मद इकबाल या फिर गुलजार के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ख्वाजा अहमद फारूकी द्वारा लिखा गया था उर्दू भाषा में ये यादो बूदे गालिब। 44th क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, कोई एक ऑप्शन है जो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो जो रेड कलर होता है एप्पल में वो कर्क्यूमिन की वजह से, टमाटो का रेड कलर एंथोसाइनिन की वजह से, पपाया का येलो कलर कैंथेक्सैंथिन होता है, ठीक है। और हल्दी में जो पीला कलर है येलो कलर ऑफ टर्मरिक, ये लाइकोपीन दिया गया है। देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर देखिए, जो येलो कलर होता है पपाया में वो कैंथेक्सैंथिन होता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी गलत दिए गए हैं क्योंकि जो एप्पल में रेड कलर होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, ठीक है। टमाटर का जो रेड कलर है वो लाइकोपीन की वजह से, हल्दी का पीला रंग होता है कर्क्यूमिन की वजह से। 45th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पेरोक्सीसोम के बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हेल्प्स इन फोटो रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्लांट्स। सेकेंड, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेल। तो बता रहे हैं कि ये पौधे में प्रकाशीय श्वसन में मदद करता है, बिल्कुल सही दिया गया। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन में भी मदद करता है सेल्स में, ये भी बिल्कुल सही है। तो पेरोक्सीसोम का ये फंक्शन है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
टी का क्वेश्चन है 46, किस संशोधन अधिनियम ने तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभक्त किया था? अर्थात जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन दोनों को अलग किया। 86th अमेंडमेंट 2002 का, 87th अमेंडमेंट 2003 में, 88th या 89th अमेंडमेंट जो 2003 में हुए हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 89th अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है इनके लिए तो दो अलग अलग निकाय बनाए थे, इनको अलग कर दिया था, सेपरेट किया गया था। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है ये अलग बनाया गया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ये भी बनाया गया। तो एससी और एसटी के लिए अलग कमीशन बनाए गए थे। 89th अमेंडमेंट हुआ था जो 2003 का था। आप लोग का होमवर्क ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं जो हमारे संविधान में उल्लिखित हैं। 47 क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में पूछा गया है। ये जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? जो ज्वाइंट सीटिंग होती है हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, बताना ये कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से हमने लिया है? आयरलैंड, रसिया, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। 48 क्वेश्चन देखिए, 1992 में जो हमारी लैंग्वेज है उसमें 71st अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई हमारी 8th शेड्यूल में? डोगरी, संथाली, कोंकणी या फिर बोडो? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कई बार पढ़ाया है मैंने, 71st के जरिए से मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई, 21st अमेंडमेंट से सिंधी जोड़ी गई, फिर 92nd अमेंडमेंट के जरिए से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। 49th क्वेश्चन देखेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड की गई हैं? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा गया। तो पार्ट 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकंड में क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकता। थर्ड में क्या है? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार। पार्ट 4 में क्या? डीपीएसपीज हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं मिला कुछ, लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए, ठीक है। बाद में जोड़े गए किसकी अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो मौलिक कर्तव्य फिर किस में दिए गए? पार्ट 4A में। इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 51A है, ठीक है। 50वां प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ठीक है, आपराधिक मामलों में पूछा गया है जो सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 132, 133, 134 या फिर कोई नहीं? तो देखिए आर्टिकल 132 क्या कहता है? कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय की जो अपीली अधिकारिता है, तो ये तो नहीं होगा। 133 में दीवानी मामलों से संबंधित है, ठीक है। 134 में आपराधिक मामलों के संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता है वो आ जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 51st देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 7 SDG गोल्स दिए गए हैं, इसमें 13, 5, 12 और 11 में बताना है कौन से पेयर करेक्ट है, ठीक है। तो पहला है लक्ष्य 13 जिसमें जलवायु शमन प्रयास दिया गया है, बिल्कुल सही है। जलवायु कार्यवाही किस में दी गई है? ये SDG 13 में है। SDG 5 में भुखमरी से मुक्ति, जीरो हंगर दिया गया है। SDG गोल जो 12 है इसमें रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन दिया गया है और गोल 11 में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज दी गई हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन बी है क्योंकि जीरो हंगर किस में है? जीरो हंगर है गोल 2 में, और इसके अलावा जो गोल 5 है इसमें लैंगिक समानता दी गई है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी दी गई है, बाकी करेक्ट है। देखिए क्लास कर ही रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ सारे गोल्स भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो 17 गोल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं सतत विकास के तहत। पहले में है नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, सिक्स किससे रिलेटेड है? क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन से, सेवेंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ठीक है, 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13th रिलेटेड है क्लाइमेट एक्शन से, 14th रिलेटेड है लाइफ बिलो वाटर और 15th रिलेटेड है लाइफ ऑन लैंड। पहले वाटर की बात की गई, बाद में लैंड की। 16th क्या है? पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 17th है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। तो एक बार मैंने ये आपको दिखा दिया है, एक बार आप कोशिश कीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आपको याद होने लगेंगी। इसके लिए मैं अलग से आपको ट्रिक भी प्रोवाइड कर दूंगी, अभी सिर्फ आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, आगे क्वेश्चंस में 2-3 बार आपका ये रिवाइज हो जाएगा। 52nd क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे, कुछ एक्ट दिए गए हैं, ठीक है। पहला है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2002, धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2001, अंतर्देशीय पोत विधेयक, इनलैंड वेसल बिल, यह 2016 दिया गया, मतलब ये लिस्ट 2 है, अभी मैच करेंगे। दिवाला और दिवालियापन संहिता ये दिया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड 2021 मैच करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट याद कर लीजिए, 2001 में आया। ए का 2 हमें कहाँ दिया गया है, 2 जगह दिए गए, 2 ऑप्शन है, बी और डी में। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आ जाता है, धन शोधन निवारण अधिनियम, ये कब आया, 2002 में। मिल गया होगा आंसर, 3 और 2 और 1 दिया गया है, जिसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अंतर्देशीय पोत विधेयक ये कब आया, ये आया 2021 में। और दिवालियापन वाला, दिवाला या दिवालियापन बैंकरप्टी से रिलेटेड 2016। 53rd क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कौन से करेक्ट है। पहला है, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को अगले 2 दशकों तक प्रति वर्ष 8% की जो दर है, इससे अपना डेवलपमेंट करना होगा। सेकेंड है, वित्त वर्ष 2025 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR 41.7% है, जो कि 50% से अधिक के वैश्विक औसत से कम है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करेंगे, ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 54th क्वेश्चन देखिए, कुछ कंप्यूटर के टर्म्स दिए गए, उनके फुल फॉर्म। यूपीएस अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है स्विच्ड मॉड्यूल पावर सप्लाई, सी है DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डी है GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई एक इनकरेक्ट है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, ना कि स्विच्ड मॉड्यूल। तो स्विच मोड पावर सप्लाई राइट आंसर होगा, बाकी सारे आपको लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट है अमेरिकन ट्रेल, ये निम्नलिखित में से किसकी फसल है, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो या फिर एप्पल में से बताना है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एप्पल की वेराइटी है अमेरिकन ट्रेल, कश्मीर क्षेत्र में पाए जाते हैं सिर्फ, उसका नाम है अमेरिकन ट्रेल। 56 क्वेश्चन देखिए, एक किसान जिसके पास पूछा गया है कितनी भूमि है, उसे अर्ध मध्यम किसान के रूप में जाना जाता है, सेमी मीडियम, ठीक है। तो कल वाली क्लास में भी एक ये क्वेश्चन था, मैंने करवाया था, मार्जिनल, फिर जो मीडियम है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दी थी। इसमें क्या 1 से 2 हेक्टेयर पूछा गया, 2 to 4 हेक्टेयर, 3 to 5 हेक्टेयर या 4 to 6 हेक्टेयर। तो अर्ध मध्यम क्या हो गए, जिन्हें सेमी मीडियम बोल रहे हैं। कल क्लासिफिकेशन कराया था, जिसने भी नहीं तैयार किया उसको कर लेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच कौन से होंगे, अर्ध मध्यम होंगे। सीमांत किसान कौन होंगे, जिनके 1 से कम है, 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है। 57 देखिए, सिंगी छम निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है, ये आंसर तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो असम है, सिक्किम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। तो सिंगी छम, सिंगी में सा से जो नाम आ रहा है उसी से रिलेटेड है सिक्किम, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो मुखौटा नृत्य होता है इसमें, ये कहाँ पर होता है, तो इसे हम कंचनजंगा के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर, क्योंकि नृत्य होता है कंचनजंगा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। सिक्किम क्षेत्र का इसमें मुखौटा लगा करके क्या होता है, नृत्य किया जाता है, इसीलिए इसको मुखौटा नृत्य के नाम से रखा गया है इसका नाम। 58 क्वेश्चन देखते हैं, कुछ लोक नाट्य कलाएं दी गई हैं, फोक ड्रामास दिए गए हैं और उनके स्टेट। दसकठिया उड़ीसा, सही है। भवई कहाँ है, गुजरात दिया गया, गलत है, यही राइट आंसर होगा, राजस्थान का है भवई। अंकिया नाट असम का है, भानपाथ है जम्मू कश्मीर। 59 है, द्रविड़ भाषा समूह में सबसे कम बोले जाने वाली और नवीनतम भाषा कौन सी है, मलयालम, तेलुगु, तमिल या फिर कन्नड़। सही से उत्तर दीजिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलयालम। तो मलयालम भाषा जो है द्रविड़ भाषा समूह में सबसे कम बोली जाने वाली और सबसे नई भाषा भी है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग का समय काल क्या है, टाइम पीरियड पूछा गया भारतेंदु युग का। 1868 to 1893, 1893 to 1918, ऑप्शन सी है 1918 to 1937 या फिर ऑप्शन डी फ्रॉम 1937 टू टिल द डेट। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए, भारतेंदु युग कब से कब तक है, 1868 से 1893 तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 61st क्वेश्चन, ग्लोबल विंड समिट का पहला संस्करण 2018 में किस देश के हैम्बर्ग शहर में आयोजित किया गया था, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्वीडन या फिर जर्मनी।
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जर्मनी में। 62nd क्वेश्चन देखिए, जैव ईंधन का उपयोग करते हुए भारत की पहली उड़ान अगस्त 2018 में देहरादून से किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश तक भरी गई थी? यूपी, बिहार, दिल्ली या फिर लद्दाख में से बताना है। तो जैव ईंधन का उपयोग करते भारत की जो पहली उड़ान थी वो अगस्त 2018 में शुरू हुई थी। कहाँ से? देहरादून से दिल्ली स्थित जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ तक ये उड़ान भरी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली तक। ठीक है। 63rd क्वेश्चन देखिए, सोलर एनर्जी से रिलेटेड पूछा गया कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है सोलर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी बाय द क्लोरोफिल ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। तो इसका मतलब ये है कि सौर ऊर्जा हरे पौधों के क्लोरोफिल द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर ली जाती है। सेकेंड है ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू ऑर्गेनिक एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो हरे पौधे क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और इन्हें किस रूप में स्टोर रखते हैं? तो कार्बनिक कणुओं में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी चूज करेंगे। 64th क्वेश्चन देखिए, जिन पौधों को वृद्धि से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के निरंतर तापमान की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रोथर्म्स, मेगाथर्म्स, मीजोथर्म्स या फिर नन ऑफ दीज। तो 30 से 40 डिग्री का जो तापमान जिन्हें देते हैं उन्हें मेगाथर्म्स बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? तो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं जिनको क्या होता है? हाई टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस का दिया जा रहा है। तो कौन से? ये मेगाथर्म्स हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। 65th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर क्लॉस्ट्रीडियम है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लॉस्ट्रीडियम, ये सारे क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग ये जो है सब्सटेंस ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है जो ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन ना करता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं होगा। ये सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स आप लर्न कर लेंगे। 66 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? सोर्स पूछा गया सल्फर डाइऑक्साइड का। इंडस्ट्रियल एमिशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल इन फर्नेसेस, ऑप्शन सी कंबसन ऑफ ओडोरस फ्यूल, ऑप्शन डी ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंध युक्त ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होती है। 67th क्वेश्चन है, दो बायोम के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र जिसमें बायोम के पौधे या जानवर पाए जाते हैं इस किस रूप में जानते हैं? सक्सेशन, हॉटस्पॉट, इकोटोन या नेक्टोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इकोटोन के नाम से। देखिए दो बायोम के बीच का, मान लीजिए कोई लैंड एरिया है, ठीक है, मान लीजिए लैंड है और यहाँ से जो वाटर बॉडी है वो शुरू हो रही है, कोई झील है, कोई तालाब है, कोई समुद्र है या कुछ भी आप मान लेंगे, यहाँ से एक झील है या तालाब है। अब यहाँ पर जो ये जहाँ से ये लैंड एरिया और ये है ना, ये ट्रांजिशन जोन है इन दोनों के बीच का। तो आपने कभी भी देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में भी सर्वाइव कर रहे होते हैं और इधर आकर के अब देखेंगे लैंड एरिया में भी। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजिशन जोन में आ जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? ये एक बायोम हो गया, इधर वाला एक बायोम ये है। इन दोनों के बीच का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है, ट्रांजिशन जोन है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इकोटोन। करेक्ट है। ठीक है। 68 क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा हरित जलवायु कोष की स्थापना कब की गई? 2008, 2010, 2012 या 2014 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके तहत किसकी स्थापना की गई? ग्रीन क्लाइमेट फंड। कैसा फंड? ग्रीन क्लाइमेट फंड की। अगला प्रश्न आसान है, मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। 69th क्वेश्चन है, गोल्डमैन अवार्ड किससे रिलेटेड है? वाटर कंजर्वेशन, एयर कंजर्वेशन, पॉल्यूशन कंजर्वेशन या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से? तो ये 1989 से यूएसए में स्थित गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण में जो भी लोग योगदान देते हैं उसके लिए। तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है गोल्डमैन अवार्ड। 70वां प्रश्न है, भारत में कार्बन टैक्स कब लागू किया गया? 2005, 2008, 2012 या फिर 2010? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2010 में। 71st क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के सेंसस के अनुसार बताना है किस जिले की 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक है? किस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ है? तो यूपी के कुछ जिले हैं, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ किनकी है यूपी में? इसमें सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर आता है, 49.1% डिकेडल ग्रोथ है इसकी।
उसके बाद है गाजियाबाद 41.3%। नेक्स्ट आ जाता है श्रावस्ती 30.5%। 72nd क्वेश्चन है यूपी राज्य में, मतलब यूपी राज्य के किस जिले का जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 242 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि यूपी जनगणना 2011 के अनुसार किसी जिले में गिना जाने वाला सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा। ये किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी दी गई है? ये ललितपुर की दी गई है। इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ललितपुर की कितनी है? 242 है। ठीक है। 73rd क्वेश्चन देखिए अब, निम्नलिखित में से उस धातु का चयन करना है जिसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम है, गोल्ड, सिल्वर, मर्करी या फिर कॉपर में से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गोल्ड की सबसे कम है। ठीक है। सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा किसकी इनमें से देखा जाए तो कॉपर की है, कॉपर। ठीक है। इधर फिर इसके बाद क्या होगा? मर्करी है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? ये सिल्वर रहा। सबसे कम किसका है? गोल्ड का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74th है, इसमें बताया गया स्मिथ सोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का ओर है? ठीक है। बेरियम, जिंक, फास्फोरस या मैग्नीज में से बताना है। तो स्मिथ सोनाइट किसका है? ये है जिंक का। ऑप्शन बी करेक्ट है। 75th क्वेश्चन देखिए, 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर जिले में किस जिले को प्रबुद्ध नगर के रूप में पृथक किया गया था? मऊ, देवरिया, शामली या फिर संभल को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शामली को। तो प्रबुद्ध नगर से इसको पृथक किया गया। ठीक है। प्रबुद्ध नगर के रूप में इसका पृथक किया गया था। कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। ठीक है। 2012 में जिले का नाम फिर से बदला गया। फिर कहाँ रखा गया? शामली रखा गया। प्रबुद्ध नगर पहले था, फिर बाद में शामली हो गया। 76 क्वेश्चन है और इसमें इकोनॉमिक सर्वे जो 2024 और 25 का उससे पूछा गया स्टेटमेंट है कुछ। पहला है, इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एमिशंस 46.8% ऑफ द इंडियाज पावर कैपेसिटी comes from non-fossil fuel. India aims to increase power generation capacity from non-fossil fuel to 50% by the year of 2030. 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता कितनी करनी है? 50% करनी है। सेकंड क्या है? द नंबर ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट to farmers to meet their agricultural needs has reached 7.75 crores. थर्ड है, सोलर पावर सिस्टम रूफटॉप लगाए जा रहे हैं, हैव बीन इंस्टॉल्ड ऑन 10 लाख रूफटॉप्स सो फार अंडर पीएम सूर्य घर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मतलब पीएम सूर्य घर अब तक 10 लाख छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियां जो सोलर रूफटॉप है उसको स्थापित कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है और हमसे यही पूछा गया कौन सा गलत है? सी। अब ये गलत क्यों है? तो ये जो पीएम सूर्य घर, ये जो योजना चल रही है, इसके तहत 10 लाख जो रूफटॉप हैं अभी स्थापित नहीं हुए हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, ये टारगेट जरूर है कि दिसंबर जो अभी रहा था, दिसंबर 2024 तक ये टारगेट बनाया गया था, तो अभी भी इसे पूरी किए जाने की उम्मीद है। तो 10 लाख यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे उसकी बात की जा रही है, तो ये बताया जा रहा है कि आगे स्थापित हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट। 77th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? किसके बारे में पूछे गए? कॉर्पोरेट रुपए क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण के बारे में। देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑन 26 दिसंबर 2023 इंडसइंड बैंक हैज लॉन्च्ड ई स्वर्ण, इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। तो इंडसइंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण को लॉन्च किया है। कब किया? 26 दिसंबर 2023 को। With the launch of its card, IndusInd Bank had become the first bank in India to integrate UPI functionality with a corporate credit card. तो IndusInd Bank के corporate credit card के साथ UPI कार्य क्षमता को एकीकृत करने वाला देश का ये पहला बैंक बना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 78th क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान, रायगढ़ छत्तीसगढ़, कोलकाता वेस्ट बंगाल या फिर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। 79th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक तरफ कैटल है, दूसरी तरफ उनकी ब्रीड दी गई है। गाय की भक्करवाल, भैंस की हल्लीकर, भेड़ की जाफराबादी, बकरी की जखराना। कोई एक पेयर करेक्ट है और वो होगा ऑप्शन डी। बकरी की जो ब्रीड है वो कौन सी? जखराना है। ठीक है। भेड़ की कौन सी है? भेड़ की है भाकरवाल, ऊन के लिए यूज की जाती है।
भैंस की कौन सी? भैंस की है जाफराबादी, गुजरात की है ये। गाय की हल्लीकर है, ये कर्नाटक की है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। कुछ क्रॉप्स हैं, उनकी डिजीज दी गई हैं। तो धान में, पैडी में खैरा डिजीज, कदन मतलब मिलेट, तिल, सेसमी और वीट दिए गए हैं। और कौन कौन सी डिजीज हैं? तो खैरा डिजीज है, फाइलेडी डिजीज है, अर्गट डिजीज है और करनाल बंट है। धान में कौन सा होता है? पैडी में खैरा डिजीज होती है, ए का 1 है और ऑप्शन मिल गया हमें, ये करेक्ट है। कदन या मिलेट में अर्गट रोग होगा। तिल में कौन सा होगा? तिल में फाइलेडी डिजीज होगी। गेहूं में करनाल बंट होता है। 81st क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली को 2022 में PM 2.5 स्तर के मामले में विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से चौथा स्थान मिला है। तो दिल्ली को चौथा स्थान मिला है 2022 में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो स्तर है उस पर। सेकेंड है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में चैड, इराक और पाकिस्तान ये 3 सबसे प्रदूषित देश हैं। थर्ड क्या है स्टेटमेंट? तो इसी रिपोर्ट के अनुसार लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है और इसके बाद चीन में हॉटन और राजस्थान में भिवाड़ी है। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है और हमें चूज करना होगा क्या हमारा राइट आंसर है। इसका देखिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका मतलब जो बाकी के 3 स्टेटमेंट दिए गए बिल्कुल सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है और ये आप तैयार कर सकते हैं। 82nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संस्थान किसी राज्य की राजधानी में स्थित है? तो कोई एक संस्थान है इनमें से जो राज्य की राजधानी में है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI दिया गया है। नेक्स्ट है हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। थर्ड है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गुड्स और डी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। और इसका सही उत्तर भी यही हो जाएगा क्योंकि यूपी की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ में CDRI है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? प्रयागराज में, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये है मथुरा, ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, याद रखिएगा। 83rd क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। जो नया एग्रीकल्चर डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग बताना है। फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दिए गए हैं और उनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं। बनाना, गुआवा, ओकरा और पाइनएप्पल में से बताना है। तो देखिए केला में कौन है? तो केला में जो लीडिंग स्टेट है ना वो है आंध्र प्रदेश। ए का 2 दिया गया है और ए का 2 हमें 2 ऑप्शंस में दिया गया है। आगे देखते हैं। अमरूद में यूपी है, याद रखिएगा। ओकरा गुजरात, ठीक है। अनानास में वेस्ट बंगाल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। 84th क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात। सेकंड है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। थर्ड क्या दिया गया ऑप्शन में? प्रेषण। और फोर्थ है भारतीय बैंकों में NRI द्वारा की गई जमा राशियां। अब इनमें से बताना है कौन से घटक हैं, इन उपरोक्त घटकों में से कौन सा भुगतान संतुलन का हिस्सा है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। इसमें ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सही उत्तर देखिए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चारों के चारों पार्ट हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 85th क्वेश्चन देखिए, नवीनतम कृषि डेटा 2023-24 के संबंध में सही विकल्प चुनना है। पहला, भारत में कपास के उत्पादन में गुजरात फर्स्ट प्लेस पर है। सेकंड है कच्चा पाम ऑयल जो है इसमें आंध्र प्रदेश लीडिंग स्टेट है। और नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मध्य प्रदेश में चने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है ऑप्शन। तो कपास की, कॉटन की बात की जाए तो गुजरात फर्स्ट प्लेस पर है। आंध्र प्रदेश क्रूड पाम ऑयल में प्रोड्यूसिंग स्टेट में लीडिंग स्टेट है, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इसी प्रकार MP भी चने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ सिटीज हैं, दूसरी तरफ रिवर्स दी गई हैं। सिटीज देखिए कौन कौन सी हैं। तो बगदाद, लाहौर, किंशासा और नोम पेन ये किस रिवर के तट पर हैं। सबसे पहले देखिए बगदाद। तो बगदाद कहाँ है, किसकी नदी के पास है? वो टिग्रिस नदी हो जाएगी। लाहौर रावी नदी के तट पर है। किंशासा, तो यहाँ पर पो नदी गलत दी गई है, ये है कांगो नदी के पास, ठीक है। किंशासा कांगो, याद रखिएगा। नोम पेन मेकांग नदी, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 87th क्वेश्चन देखिए, भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को
बढ़ावा देते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 7 नवंबर 2024 को असम के किस जिले के दरांगा इमिग्रेशन चेकपोस्ट (ICP) का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है तामुलपुर, ऑप्शन बी है डिब्रूगढ़, ऑप्शन सी है गोलाघाट या ऑप्शन डी है माजुली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तामुलपुर। ठीक है, तो असम से लगे जो भारत और भूटान के बीच पहला ICP है वो दरांगा के लैंड पोर्ट के पास आपको मिलेगा। ठीक है, और इसको आप देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थापित किया गया, कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ, तो तामुलपुर में हुआ है। ठीक है, तो पासपोर्ट स्टाम्प प्राप्त करने वाले जो पहले विदेशी नागरिक बने हैं उनका नाम क्या है? वो है ल्योनछिन दासो सेरिंग तोब्गे। तो ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं। 88वां क्वेश्चन देखिए, अबुझ माड़िया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। तो अबुझ माड़िया जो जनजाति है छत्तीसगढ़ राज्य की एक पिछड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो कि नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और इन अबुझमाड़ क्षेत्र भी है वहाँ पर भी निवास करती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 89वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुछ कथन है और बताने इनमें से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है छत्तीसगढ़ का भाटापारा क्षेत्र सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड है पश्चिम बंगाल का बेलगछिया क्षेत्र कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड है उड़ीसा का ब्रजराज नगर क्षेत्र कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित प्रसिद्ध गरियाबंद क्षेत्र प्रसिद्ध है गोल्ड माइनिंग के लिए, सिल्वर माइनिंग, डायमंड माइनिंग या फिर कॉपर माइनिंग के लिए? तो गरियाबंद क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 91वां क्वेश्चन देखिए, एक प्रकार की स्थानांतरित खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो कि पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है, बोगमा नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसका नाम बोगमा है वो किस क्षेत्र में है? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी मेघालय में। तो मेघालय में बोगमा नाम से इसे जानते हैं, जो कि स्थानांतरित कृषि है। ज़्यादातर आप देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में आपको देखने को मिलेगी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके अलावा इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे वेबर है, धैया है, कुमारी है, वाल्त्रे है, ये सारे नाम इसके लिए जाते हैं। 92वां क्वेश्चन है, तिलैया बांध परियोजना के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, बराकर नदी पर निर्मित तिलैया बांध परियोजना उड़ीसा राज्य को लाभान्वित करती है। सेकंड, भारत में पहला बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तिलैया बांध है। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन करना था। बराकर नदी पर निर्मित किया गया तिलैया बांध परियोजना जो कि झारखंड राज्य को लाभान्वित करता है। एक तरह का बहुउद्देशीय बांध तिलैया बांध है, लेकिन झारखंड राज्य यहाँ पर होता तो ये सही हो जाता। 93वां क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर इज द जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान। 94वां क्वेश्चन पर फोकस कीजिए अभी। तो दिया गया है डुमस उभ्रत, ये क्षेत्र गुजरात राज्य का एक हिस्सा है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाना वेजिटेशन के लिए, डिजर्ट वेजिटेशन, ड्राई थॉर्नी वेजिटेशन या मैंग्रोव फॉरेस्ट साइट? ठीक है, तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि गुजरात में अगर है तो ये कैसी वनस्पति यहाँ पर हो सकती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मतलब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट साइट है जिसे हम डुमस उभ्रत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब इसी तरह आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं? कोरिंगा, मैंने पहले भी शॉर्ट में कंप्लीट कराया है। तमिलनाडु में रामनद नाम से, पुदुचेरी में यनम और गुजरात में इसे डुमस उभ्रत कहते हैं। देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती। मोटी मोटी जड़ें होती हैं, जड़ें बाहर की तरफ भी निकली होती हैं और ये बहुत मजबूती से जड़ों को पकड़ करके रखते हैं, नीचे मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। सुनामी हो गई, लहरें हो गई, तेज लहरें, इनसे बचाने का भी काम करते हैं। मैंग्रोव खारे पानी में मिलेंगे, जैसे आप डेल्टाई क्षेत्र देखेंगे वहाँ पर मिलते हैं। अलग अलग क्षेत्र में इनके अलग अलग नाम है। 95वां क्वेश्चन देखिए, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है इसको कौन सा रासायनिक तत्व होने देता है? विच केमिकल एलिमेंट अलाउज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन टू हैपन इन द पल्सेस क्रॉप्स? मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम में से बताना है।
इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो पल्सेस क्रॉप्स होती है उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसमें हेल्प कौन करता है, तो मोलिब्डेनम करता है। तो देखिए नाइट्रोजन जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, डायरेक्टली कोई भी प्लांट उसे नहीं ले सकता है, उसको क्या करता है, उसको फिक्स करता है और नाइट्रेट के फॉर्म में उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन साइकिल है, आपने जब साइंस पढ़ा होगा 10th लेवल में तो पढ़ा होगा, पिछले कुछ टेस्ट कराए मैंने, उनमें समझाया भी है, तो आप देख सकते हैं। अगर डाउट रह जाता है तो आप बताइएगा, मैं पूरी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी जो नाइट्रोजन साइकिल है। 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वंतवांग है, कुंचिकल है, चचाई है या फिर काइनरेम है। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंचिकल। जो कुंचिकल वाटरफॉल है वराही नदी पर है, जो कि कर्नाटक का शिमोगा जिला है, इस पर स्थित है। ठीक है, और इसे सबसे ऊंचे जलप्रपात के नाम से हम जानते हैं। इसकी जो हाइट आप देखेंगे 1493 फीट है। ठीक है, नेक्स्ट है श्यामरी नदी किसकी सहायक नदी है। श्यामरी आपने काफ़ी नया नाम सुना होगा, मे भी कुछ बच्चे जानते भी हों, लेकिन सभी को नहीं पता होगा, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। तो रिवर केन है, रिवन बेतवा है, दामोदर है, चंबल है, इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केन नदी का। ठीक है, केन नदी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 98 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को गुजरात राज्य की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कहा जा सकता है। कच्छ, मांडव, बरदा हिल्स या फिर गिरनार पहाड़ी में से बताना है। तो इसका देखेंगे क्या होगा। देखिए गुजरात की कुछ मेन, जो अगर पहाड़ियों की बात करूं, मैं हिल्स की बात करूं, अगर नॉर्थ से साउथ अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगी कच्छ, फर्स्ट नंबर पे कच्छ हो गई। सेकंड है मांडव, ठीक है, थर्ड है बरदा पहाड़ी, और फोर्थ हो जाती गिरनार पहाड़ी, और इसके बाद भी एक आती गिर हिल्स। तो अगर सिर्फ इन ऑप्शंस की बात करूंगी तो आंसर हम लोग डी टेक करेंगे, लेकिन हमसे पूछा गया है कि सबसे जो दक्षिणी है, सदर्न मोस्ट है, तो फिर यहाँ पर गलत हो जाएगा। वो कौन सी हो जाएगी, गिर हो जाएंगी। इसलिए आप क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछना, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। कौन सी होंगी, गिर हिल्स होंगी। लेकिन सिर्फ आपसे अगर ये पूछा जाता कि इन दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना कौन सी सबसे दक्षिणी पहाड़ी है अरेंज करके, तो ऑप्शन डी गिरनार पहाड़ी। ठीक है, कच्छ, मांडव, बरदा, गिरनार और उसके बाद गिर पहाड़ी है। 99th क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। और इतने सारे स्टेटमेंट देख करके यूं ही लगता है कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लेकिन शांति से क्वेश्चन को पहले रीड करिए, फिर आप देखिए इसमें आपको क्या पता है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जुलाई 2024 को, ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CEC में बदलने की मंजूरी दी थी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखिए, ये पिछले टेस्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो दूसरा कथन क्या कह रहा है, भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनियन का नाम दे रहे हैं, इसका अनावरण किया गया और कहाँ पर, टेक्सास ह्यूस्टन में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर, जो कि US में स्थित है। थर्ड, केंद्र सरकार जल्द ही स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष अर्थात एग्रीश्योर शुरू करेगी। तो अगर आपने बजट पढ़ा है तो इसमें पता चल जाएगा कि क्या ये सही दिया गया है या गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपको सही दिए गए हैं। तो इस टेस्ट के हम लोग लगभग 100 प्रश्न तक आ चुके हैं। अब आगे के प्रश्न देखेंगे, 40 प्रश्न और हल करने हैं इसके बाद, और आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा क्या स्कोर रहा आपका। तो अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020-25 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कितने लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख या फिर 10 लाख। इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 लाख, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो रोजगार सृजन का लक्ष्य कितना रखा गया, 4 लाख का। कितने वर्षों में, तो अगले 5 वर्षों में। अब 101वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा गया है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है। गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। अब जो ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। तो फिर कौन है, ये सिक्किम है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है ना। कौन हो जाएगा, सिक्किम। 102nd क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपसे पूछा गया किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो सबसे कम है।
अरुणाचल प्रदेश में, असम, नागालैंड, मिजोरम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। देखिए आज के क्वेश्चंस आपको पिछले टेस्ट की तरह नहीं दिए गए हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में मिल रहे हैं। प्रश्न आ सकते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट में इंक्लूड कर लिए गए। अब यहाँ पर समझाने लायक कोई चीज़ है नहीं, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता के चल रही हूँ। लेकिन हाँ, जिन क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने की नीड है, मैं उनको डिटेल में समझा के ही आगे बढ़ूंगी। ठीक है। 103rd क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट मिनरल डेटा है उसके अकॉर्डिंग बताना है। लिस्ट 1 को हम लिस्ट 2 से मैच करेंगे। मिनरल्स में बॉक्साइट है, साधारण नमक है, जिंक है, यूरेनियम। और फर्स्ट रैंक जो स्टेट हैं उनके प्रोडक्शन में, उसमें उड़ीसा है, गुजरात है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को मैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बॉक्साइट देखते हैं। बॉक्साइट में 76.3% प्रोडक्शन के साथ उड़ीसा सबसे पहले है। ठीक है, उड़ीसा सबसे पहले हो जाएगा। नहीं कुछ पता था, साधारण नमक तो पता होगा ना, गुजरात, उसे मैच कर लीजिए। बी का 2 देख लीजिए, हमें एक ही ऑप्शन में दिया गया है, मिल जाएगा हमारा आंसर, है ना। ये बस सिंपल है। तो यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा था आपको सारे मिनरल पता है कि नहीं, लेकिन नमक का पता होना चाहिए। ठीक है, जिंक का क्या हो गया? जिंक में राजस्थान है और यूरेनियम आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 104th क्वेश्चन है, अब ऊर्जा का पिरामिड निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? तो किस इकोसिस्टम में पिरामिड एनर्जी का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है? घास का मैदान, वृक्ष, पॉन्ड या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऊर्जा का पिरामिड एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक यूर्जा के प्रवाह को दिखाता है। और आपको पता होना चाहिए एनर्जी का जो भी पिरामिड बनेगा वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, एक दिशात्मक होता है, केवल यूनिडायरेक्शनल आप देखने को पाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इन्वर्टेड होगा या कुछ होगा, तो आप यूनिडायरेक्शनल याद रखिएगा। और इसमें हमेशा क्या होता है, जैसे मान लीजिए एनर्जी है तो यहाँ पर जितनी है उससे 10% हमेशा डिक्रीज होता रहेगा, मतलब 10% ही एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। इसे हम लिंडमैन रूल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अनुसार क्या है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है और एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100, मैं ऐसे समझाने के लिए नंबर दे रही हूँ। इसका 10% मतलब अगले लेवल में 10 पहुंचेगा, इसके अगले लेवल में 1, फिर इसका 1%, इसका 10%, इसी तरह निकालते रहेंगे, आगे पहुंचता जाएगा। तो इसी तरह आपको याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी। हमेशा याद रखिएगा एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। तो कंफर्म हो गया होगा, ये हमेशा सीधा बनता है, इन्वर्टेड नहीं होता। 105th क्वेश्चन देखिए, 8 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया था? रिलायंस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड या ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ठीक है, याद रखिएगा। 106 क्वेश्चन देखिए, लेटेस्ट मिनरल डेटा जो है 2024 का, उसके अकॉर्डिंग बताना है। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन इनकरेक्ट है? पहला है भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है और चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोल रिजर्व है और डी है USA के पास विश्व का सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? ठीक है, गलत है कोई एक, और वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है, सेकंड है, ना कि फोर्थ है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तैयार कर लीजिए। तो सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? तो वो जाएगी चाइना। और 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व किसके पास है? इंडिया के पास है। सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व किसके पास है वर्ल्ड में? तो USA के पास है। 107th क्वेश्चन देखिए, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द से आप क्या समझते हैं? एन आइलैंड, अ कंट्री, सी है एन आर्किपेलागो और ऑप्शन डी है एक गर्त है या फिर एक ट्रेंच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक देश है। और कैसा देश है? तो लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर बात की जाए एशिया की, तो एशिया में कितने भू आबद्ध या फिर लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं? इनमें अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, भूटान और सबसे बड़ा कौन सा? कजाकिस्तान। देन है किर्गिस्तान, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसे आप लाओस नाम से जानते हो, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। 108th क्वेश्चन देखिए, यूपी का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? सहारनपुर, रामपुर, बरेली, महाराजगंज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराजगंज। तो आपको याद रखना है नेपाल के साथ यूपी के कितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। इसमें पीलीभीत है, खीरी है,
बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज आते हैं। कितने हो गए? तो पहला पीलीभीत है, दूसरा खीरी है। नेक्स्ट बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। टोटल 7 हैं, याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने पढ़ाया है, यूपी स्पेशल की क्लास मैंने कराई हुई है। सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है आप उन वीडियोस को पहले देखिए और फिर इसको कवर कीजिए। पूरा मैप के साथ मैंने बताया है। 109th क्वेश्चन, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या डी है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 110th क्वेश्चन है, पंत प्रसाद और मैथिली शरण पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी है हरिशंकर परिसाई और ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या फिर ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो ये रचना है किसकी? याद रखिएगा, यह है रामधारी सिंह दिनकर की, पंत प्रसाद और मैथिली शरण। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब देखिए 111वां प्रश्न है, और जो ISFR रिपोर्ट आई है ना, नहीं न्यू आ गई है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बारे में प्रश्न पूछे गए और इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। चलिए देखिए ध्यान से, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया टोटल फॉरेस्ट कवर इज 21.76%. Second, according to this report, India's total tree cover has been 3.41%. Next, there are bushes on 2.33% of the total geographical area of India. तो इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया वनावरण कितना है? 21.7% है और कुल वृक्षावरण कितना है? 3.41% है और 2.33% एरिया पर झाड़ियां हैं। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा गलत था। क्यों गलत दिया गया है? क्योंकि जो झाड़ियां हैं वो टोटल एरिया का कितना है? 1.33% है, ना कि 2.33%। 112th क्वेश्चन है, ISFR रिपोर्ट देखिए और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, स्टेटमेंट बताने हैं कौन से करेक्ट है। पहला, वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि वाला शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़ है। वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि वाला दूसरा शीर्ष राज्य यूपी है और इसमें सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य MP है। कोई एक है जो कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें तीनों ही कथन सही हैं, कोई गलत नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब बात की जाएगी टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर की, तो उसमें अधिकतम वृद्धि जो मैक्सिमम इंक्रीज है वो किसने किया? छत्तीसगढ़ ने किया है। इसी तरह सेकंड टॉप स्टेट जो है मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वो हो जाएगा यूपी है, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा कमी किसने की है? तो वो की है MP ने। और फिर भी एरिया सबसे ज्यादा किसका है? MP का ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक मैंग्रोव वन आवरण में वृद्धि निम्न में से किस राज्य में हुई है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज सीन द मैक्सिमम इंक्रीज इन मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन की अधिकता देखी गई है। यहाँ पर वृद्धि की है, कितनी की है? 13.01 किलोमीटर स्क्वायर की। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कितनी? 12.39 किलोमीटर स्क्वायर। 114th क्वेश्चन है, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो सबसे पहले है स्मार्ट सिटीज मिशन। इसके अंतर्गत क्या है? तो सतत और नागरिक अनुकूल शहरी आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। बी है अमृत। अमृत क्या है? एम्स एट पॉवर्टी रिडक्शन एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज। तो जो शहरी क्षेत्र, यहाँ पर गरीबी को कम करना और आजीविका के अवसर को बढ़ाना। सी क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पूछी गई है, PMAYU। तो एमिंग टू एड्रेस हाउसिंग शॉर्टेजेस इन अर्बन एरियाज। तो जो शहरी क्षेत्र इनमें आवास की जो कमी है उसको दूर करना है। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन का विस्तार करना है। क्या करना है? क्लीननेस और वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना है। इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी अमृत। अमृत गलत दिया गया है क्योंकि अमृत का उद्देश्य क्या है? ये क्या कर रहा है? जो आधारभूत सेवाएं हैं उनमें सुधार करना है। जल आपूर्ति, स्वच्छता और सार्वजनिक परिवहन इसमें शामिल है। इट एम्स एट इम्प्रूविंग बेसिक सर्विसेज इन सिटीज इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में गरीबी में कमी लाना, ये आजीविका के अवसर बढ़ाना, ये अमृत का मिशन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा।
115 क्वेश्चन है। तो यूपी बजट के बारे में पूछा गया। इसके अंतर्गत नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? 125 करोड़, 124 करोड़ या ₹500 करोड़ या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 124 करोड़ रुपए आवंटित की गई। किसके तहत? तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना। ठीक है, 124 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए। 116 प्रश्न है, वर्तमान में गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में कौन सा राज्य में प्रथम स्थान पर है? एट प्रेजेंट विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ शुगर केन प्राइस पेमेंट? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो क्योंकि यूपी से रिलेटेड है इसलिए आपको याद रखना होगा। यूपी बजट में 2022-23 के अनुसार बताया गया था कि गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन है। तो यूपी से रिलेटेड अगर कोई नया फैक्ट आता है उसको आपको तैयार रखना जरूरी है। 117 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो देखिए जो केंद्रीय बजट है 2025-26, इसमें जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 6700 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है, भारत में पूर्ण रूप से निवेश करने वाली जो बीमा कंपनी है इनके लिए एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी की गई है? 100% कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण की सीमा को कितना बढ़ाया गया? 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 40,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। तो एक ऑप्शन है गलत है, बाकी के 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये जो सेंट्रल बजट है 2025-26 का, इसमें छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों के लिए स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाएंगे? 50,000। तो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब यहाँ पर स्थापित किए जाने की बात कही गई है। 118 क्वेश्चन है, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए जो सड़क सुरक्षा कार्य योजना, इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन बी करेक्ट है। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है और इसका जो कार्यान्वयन है 3 चरणों में किया जाएगा। तो ये ऐसा लागू करने वाला कौन राज्य बना है? राजस्थान पहला राज्य बन गया है। 119वां प्रश्न है, हरियाणा सरकार ब्रिटेन सरकार के साथ मिलकर हरियाणा के किस जिले में फलों और सब्जियों के प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला या फिर गुरुग्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला में हरियाणा सरकार ब्रिटेन सरकार के साथ मिलकर के फलों और सब्जियों के प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी और ये 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। अब देख करके बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से करेक्ट है। पहला है, प्रधानमंत्री जी ने 8 से 10 जुलाई 2024 तक रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहे। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी जी ने 8 to 9 जुलाई 2024 तक 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 9 to 10 जुलाई 2024 तक ये क्या रहे? ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहे। फिर मोदी जी की जो ऑस्ट्रिया की यात्रा वो 31 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो चलिए देखिए प्रधानमंत्री जी ने 8 से 10 जुलाई 2024 तक रूस और ऑस्ट्रिया इनकी आधिकारिक यात्रा पर रहे। पहला स्टेटमेंट सही है। 8 से 9 जुलाई 2024 तक वे 22वें न कि 23वें 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में वो भाग लेते हैं। फिर 9 से 10 जुलाई 2024 तक 9 से 10 जुलाई 2024 तक की ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहे। तो इसमें ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 23वां दिया गया था। फिर नरेंद्र मोदी जी की जो ऑस्ट्रिया की यात्रा है वो 41 वर्षों में ना कि 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। 121 क्वेश्चन देखिए, भारत ने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी धनराशि का योगदान दिया था? हाउ मच अमाउंट डिड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी? $1.02 मिलियन, $1.16 मिलियन या फिर $1.27 मिलियन या फिर $1.36 मिलियन। इसका करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी, $1.16 मिलियन। याद रहेगा। तो भारत के स्थायी मिशन के प्रभारी थे आर रविंद्र। इन्होंने 27 जून 2027 को संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग, जिसे डीजीसी के नाम से जानते हैं, इसके समाचार और मीडिया प्रभाग के निदेशक इयान फिलिप्स को विश्व संगठन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए
hindi@UN परियोजना के लिए ये सौंपा है। कितना? $1.16 मिलियन। ठीक है, याद रखिएगा hindi@UN को। 122वां प्रश्न देखिए, 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान में चयापचय यकृत रोगों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए वर्चुअल नोड इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क इनफ्लाइमेन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हु हैड लॉन्च द इंडो फ्रेंच लीवर एंड metabolic diseases network inflamen, a virtual node to prevent and treat metabolic liver diseases at the Institute of Liver and Biliary Science in New Delhi on 5th July 2024। श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और श्री जगत प्रकाश नड्डा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। 123 क्वेश्चन सही से देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यूनियम 233 इसका प्रयोग करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बन गया है जहां पर थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है। इंडिया की बात हो रही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटवाई और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी लॉन्च किया है। इन्होंने क्या किया है? भाषा नेट पोर्टल। ठीक है, तो इन्होंने 21 मार्च 2024 को आयोजित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम में भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए, थोड़ा हिंदी में अजीब से टर्म्स हो जाते हैं। तो मिटवाई और निक्सी ने लॉन्च किया है भाषा नेट पोर्टल एट द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे इवेंट हेल्ड ऑन 21 मार्च 2024। देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 124 क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गुयाना की आधिकारिक यात्रा के बारे में गलत कथन कौन सा है बताना है। 20 से 21 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की आधिकारिक यात्रा की। सेकंड है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं और इस यात्रा के दौरान भारत और गुयाना के कृषि, यूपीआई, रक्षा संबंधी समझौतों सहित 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए। तो देखिए यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, इसलिए हम ऑप्शन कौन सा हमसे गलत पूछा गया था, ऑप्शन बी यहाँ पर चूज करेंगे। तो यहाँ पर 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, पहले ना कि दूसरे। नेक्स्ट है BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत के किस शहर में की जाएगी? सिलचर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी या दिसपुर? तो बैडमिंटन विश्व महासंघ ने BWF ने 30 अप्रैल 2024 को ऐसी घोषणा की है कि भारत के गुवाहाटी असम के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी इंडिया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में पहली बार BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो 2008 में पुणे में किया गया था। अभी कहाँ किया जाएगा? 30 अप्रैल 2024 को घोषणा की गई है कि 2025 में भारत में की जाएगी। भारत के किस शहर में? गुवाहाटी असम में की जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 126वां प्रश्न है, देखिए कौन से कथन सही है। पहला, छत्तीसगढ़ स्थित सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की शाखा भिलाई स्टील प्लांट BSP द्वारा अपने मरोदा फर्स्ट जलाशय में राज्य की पहली 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित की जानी है। सेकंड है, ब्रिक्स खेल 2024 का आयोजन रूस द्वारा कजान और मॉस्को से इनमें 12 से 24 जून तक किया गया था। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 127वां प्रश्न है। ठीक है, 127 पे आ चुके हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या हमसे पूछा, इसमें क्या सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। ठीक है, तो कल्याण चालुक्य वंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर के जड़चेरेला मंडल स्थित मंदिर नगर गंगापुरम में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के 300 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया है। इसका सही उत्तर देखेंगे। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर के जड़चेरेला मंडल स्थित मंदिर नगर गंगापुरम में प्राप्त हुआ, जो कि कल्याण चालुक्य वंश का है। सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने ने 14 मई 2024 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के 250 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया है, ना कि 300 वर्ष पूरे होने पर। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, दूसरा कथन गलत है। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन सब आपके सामने हैं।
इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 128 क्वेश्चन है, हमें जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं। पर्सन है, पेरिशेबल है, पीरियड और पीपल में से सबसे पहले देखिए इसमें पीपल होगा, क्योंकि पीई के बाद आर और ओ में से ओ पहले आता है ना। प्लेस वैल्यू देखिए, फिर इसके बाद कौन सा सेकंड प्लेस पे आएगा, पीरियड होगा, पीरियड के बाद पेरिशेबल और उसके बाद पर्सन। अरेंज करेंगे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर मैं बता रही हूँ, ऑप्शन सी है। 129 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है और वो कौन सी है बताना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर जो संख्या दी गई है और इनके बाद ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार इसको सॉल्व कीजिए फिर आगे मैं बताती हूँ। तो देखिए 6, 11, 20, 37, 72, 135 और 264, फिर 521 दिया गया है। इसका बताती हूँ राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें 72 गलत दिया गया है, ठीक है। कौन सा रॉन्ग है, 72। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आएगा 70। 130वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, जो मिसिंग नंबर है उसे फाइंड करना है। ये आपके सामने इमेज दी गई है, इसको देख करके सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले 4 इंटू 6 कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए और 2 इंटू 6 कीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 6 24 माइनस 12, 2 6 12, ठीक है। कितना आ जाएगा 12। सेकेंड वाले में देखेंगे, इसमें भी ठीक ऐसे ही करेंगे, 5 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6, 12 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 इंटू 7 कीजिए, ठीक है, और माइनस कर दीजिए 4 इंटू, ऐसा नंबर आप माइनस करेंगे जो हम पहले से करते चले आ रहे हैं 7। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 28, और यही राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या किया है, पहले जो 4 इंटू 6 किया था ना पहली वाली सीरीज में, फिर 2 इंटू 6 को माइनस किया है। इस तरीके से हमने सॉल्व किया और आ गया आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। QT, PR4 और AC और BD में से बताना है कौन सा ऑड है। इसका आंसर देखिए, सब में एक एक का डिफरेंस है। यहाँ पर PQR, ABC और BD, मतलब आप नंबर लिख के भी प्लेस देख सकते हैं। यहाँ पर ऑड हो जाएगा QNT। 132nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे 5 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 4 है और ना ही ठीक बाद में 7 है। How many 5s are there in the following sequence which are neither immediately preceded by 4 nor immediately followed by 7? इसमें देखिए कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो हमसे ये कहा गया है कि कितने ऐसे 5 हैं। हमारे पास एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन अब कहा गया जिनके ठीक पहले ना तो 4 है और ना ठीक बाद में 7 है। तो इसमें पहले 4 है नहीं है और बाद में 7 नहीं है, एक ये हो जाएगा। इसी तरह पहले 4 है बाद में 7 है, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5, ये भी हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगला ये भी नहीं है। कितने बचे हमारे पास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने हैं, ऑप्शन सी 3 है ना। 3 देखिए मैंने टिक लगाया, एक यहाँ पर, एक ये और एक ये। 133rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नॉलेज शब्द से प्राप्त अक्षरों के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। लिजेंड, ग्लो, लॉज या फिर वुंड में से बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉन्ड। आप अब देखिए WOUND है, यहाँ पे यू नहीं है नॉलेज में, देखिए कहीं है, बाकी सारे बन जाएंगे। 134th क्वेश्चन देखिए, पोलियो जिस प्रकार विषाणु अच्छा वायरस से रिलेटेड, उसी प्रकार पूछा गया एंथ्रेक्स किससे रिलेटेड है। फंगस, इंसेक्ट, वायरस या फिर बैक्टीरिया से। कॉजिंग एजेंट पूछा गया एंथ्रेक्स का, वो ये एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 135th क्वेश्चन है कि ग्रेड को 252 में हम कोड करते हैं, ठीक है, कोड करते हैं, उसी प्रकार पॉट को कैसे हम कोड करेंगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है। सबकी पहले वैल्यू लिख लेंगे, कितना है 7, R का 18, E का 5 है, ठीक है, और A का 1 होगा, T का 20 होता है। इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, 1260 आएगा, और 5 इसमें नंबर से 5 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 252। अब इसी तरह पॉट में करेंगे, पॉट में P का 16 है, O का 15 है
और 20 है, इनका एलसीएम लेंगे 240 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 नंबर्स दिए गए हैं और हमें राइट आंसर क्या मिल जाएगा 80। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 136 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इसको देखिए, बताइए इसमें कितने ट्रायंगल्स दिए गए हैं। ठीक है, 16, 18, 20 या फिर 22। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 है। अब देखिए इसमें कैसे होंगे, पहले 1 2 3 4 और इसी तरह इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब फिर देखिए 8 हो गए, मैं एक जगह लिख दे रही हूँ 8 के बाद। अब अगला देखिए ये हो जाएगा 9 9 10। ठीक है, 10 हो गया। नेक्स्ट देखिए 11 12 13 14, इतना कवर हो गया। ठीक है, अब इधर देखिए 15 16 और ये रहा 17, इसी तरह इधर भी हो जाएंगे ना 17 और ये 18, मिल गए 18। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित हिंदू महीनों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। पौष, आश्विन, मार्गशीर्ष और कार्तिक में से बताना है। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले आपको सारे मंथ याद होने चाहिए, मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले चैत्र आता है, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इसका सही उत्तर क्या होगा, सबसे पहले इसमें आश्विन आएगा, आश्विन के बाद कार्तिक है, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष और फिर पौष। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 4 3 1। 138 क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल जल प्रतिबिंब में अपना मूल रूप उन्हीं का दिखाई देता है। तो अगर बात की जाए किसकी, तो जल में, तो जल में आप देखते जैसे ए लिखते हैं और इसका जल प्रतिबिंब देखेंगे तो ऐसे बन जाएगा। इसी तरह पूछा गया कितने का दिखेगा। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब में बताना है कितने होंगे, 7 8 9 या फिर 10। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसमें कौन कौन से हैं। देखिए बी हो जाएगा, बी का जल प्रतिबिंब भी बी ही बनेगा। ठीक है, बी हो गया, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ और एक्स। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, 9 होते हैं। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिए अब क्या पूछा गया है, निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है। क्रू, क्राउड, गुड्स या कैवलकेड, जुलूस जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, माल या फिर गुड्स। तो माल के समूह को क्या कहते हैं, गोदाम कहते हैं। यहाँ पर अगर स्टॉक दिया होता तो सही था। फिर आपने देखा है कि जो राइडर्स होते हैं, राइडर्स के समूह को कैवलकेड बोलते हैं। फिर जो मनुष्यों का, आदमियों का जो भीड़ हो गया, झुंड हो गया, उसे क्या क्राउड बोलेंगे। हाँ, लोगों का जो झुंड हो गया। फिर अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, उन्हें क्या कहेंगे, क्रू कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। 140वां प्रश्न है, आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में कौन एक अलग है। आई होप आपने पूरा सेट लगाया होगा। जो आपका स्कोर रहा कमेंट करके बताइएगा। पिछला टेस्ट तो आप सभी ने सॉल्व किया लेकिन किसी ने भी अपना स्कोर नहीं बताया, सिर्फ 2-3 लोग को छोड़ करके। ठीक है, 2-3 लोगों ने कमेंट किया, मैंने उनका देखा। आप सभी लोग कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक मॉक टेस्ट की तरह ही लगाइए, तभी आपको फायदा होगा। और आज का ये मॉक टेस्ट तो ईजी भी था, मैं सरल प्रकृति का कहूँगी, बहुत टफ नहीं है। 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा मिले हैं। नेक्स्ट सेट में आपके अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, तो आप हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं, इसलिए ऐसे मॉक टेस्ट आपके लिए रेडी किए गए हैं। इसका ऑप्शन देखिए, काहिरा है, सिडनी है, हवाना है, बैंकॉक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडनी। क्यों अलग है, देखिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, काहिरा क्या है, मिस्र की राजधानी है, हवाना क्यूबा की राजधानी है, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। लेकिन सिडनी एक ऑस्ट्रेलिया का सिटी है, ना कि कोई कैपिटल है, इसलिए ये अलग हो जाएगा और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। तो आज का ये सेट होता है कंप्लीट। मैंने आप सभी को बताया था कि जीएस और हिंदी मैंने अलग कर दिया और आप सभी लोग सेटिस्फाइड हैं कि मैम ऐसे ही कराइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाने पे फिर हिंदी में उतना आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता और पेपर गलत हो सकता है। अब आपका डिपेंड करेगा, आप पहले हिंदी अटेम्प्ट करके तब आप जीएस कर रहे हैं, या आपका जीएस स्ट्रांग है तो जीएस अटेम्प्ट करके फिर आप हिंदी पे लगते हैं। वो वहाँ पे आपको एक चीज़ डिसाइड कर लेनी है माइंड में, कैसे आप पेपर सॉल्व करेंगे। जो आपका सरल हो, जो आपको अच्छे से आता हो सब्जेक्ट, पहले आपको उसी को उठाना होता है। जहाँ तक हिंदी आप आसानी से पहले कर सकते हैं, उसका समय बचता है तो आप जीएस में मैनेज कर लेंगे। जैसा भी है आप अपने अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट सॉल्व करके देखते रहिए। जो भी सेक्शन वीक है या आपको इसमें कोई भी गलती लग रही है, जहाँ पे आपको नहीं तैयार हो रहा है,
तो वो आप एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में तैयार कर लीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, इवन जल्दबाजी में मैंने कोई ऑप्शन आपको गलत बोल दिया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको फिर से एक बार देख करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। कहीं पे समझ नहीं आया तो भी बताइए, मैं समझा दूंगी। वीडियो हाँ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, नए मॉक टेस्ट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। पेड कोर्स के लिए मैंने आपको बताया, आप इनकी PDF परचेज करना चाहते हैं, अलग से कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं, आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ROE के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, उन पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जैसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करेंगे ना SCS का, तब भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।